सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की 2 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। कुवैत में अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से प्रधानमंत्री मोदी का किया सम्मानित। प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत 71,000 से ज्यादा युवाओं को आज दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांटेंगे नियुक्ति पत्र। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज जाकर महाकुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। मेला प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। खाड़ी के कई देशों ने पाकिस्तान के 30 शहरों के नागरिकों को वीजा देने से किया इनकार। भीख मांगने, तस्करी करने जैसे अपराधों के कारण लगाया प्रतिबंध। ब्राजील में विमान दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। ग्रेमाडो शहर के घर की चिमनी से टकराकर दुकान पर गिरा विमान। 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की 2 दिवसीय सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने संबंधों को और मजबूत करते हुए रणनीतिक साझेदारी पर सहमति जताई। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और खेल के व्यापक क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को नियमित बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए। प्रधानमंत्री मोदी और कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा सहित अन्य कुवैती नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा भी हुई। इस दौरान रक्षा को रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण घटक स्वीकार करते हुए दोनों देशों ने माना कि समझौता ज्ञापन द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए आवश्यक रूपरेखा प्रदान करेगा। इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा कर्मियों का प्रशिक्षण, तटीय रक्षा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा उपकरणों का संयुक्त विकास और साथ ही उत्पादन शामिल है। कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित भी किया। यह प्रधानमंत्री मोदी को किसी देश द्वारा दिया गया 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। मुबारक अल कबीर ऑर्डर कुवैत का एक विशेष नाइटहुड सम्मान है। यह सम्मान आमतौर पर किसी देश के प्रमुख, विदेशी शासकों और राज परिवार के सदस्यों को दोस्ती के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। इससे पहले यह सम्मान बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भर्ती अभियान रोजगार मेले में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे देश भर में एक साथ 45 जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित भी करेंगे। यह नियुक्तियां गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, साथ ही वित्तीय सेवा विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में की गई है। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरे करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। यह युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्म सशक्तिकरण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में क्रिसमस समारोह में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम की मेजबानी भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन कर रहा है। प्रधानमंत्री कार्डिनल्स, बिशप और चर्च के मुख्य सदस्यों सहित ईसाई समुदाय के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री देश के कैथोलिक चर्च के मुख्यालयों के इस प्रकार के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की स्थापना 1944 में हुई थी और ये संस्था पूरे भारत में सभी कैथोलिकों के साथ मिलकर काम करती है।
आज पूरा देश राष्ट्रीय किसान दिवस मना रहा है। सच्चा भारत अपने गांव में बसता है। जो सूरज को कभी जगाता है वही अन्नदाता कहलाता है। और खेत में किसान, मेरा भारत महान जैसे अनमोल विचार रखने वाले देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह अपने पूरे जीवन में किसानों और मजदूरों के लिए संघर्ष करते रहे। यही वजह रही कि बाद में वह किसानों और मजदूरों के मसीहा कहलाए। केंद्र सरकार भी किसानों के उत्थान और कृषि के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भारत गांव में बसता है और देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से होकर गुजरता है। इन सब बातों को देश की राजनीति में स्थापित करने वाले हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री और किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है और आज के दिन को पूरा देश किसान दिवस के रूप में मना रहा है। किसान भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं और ग्रामीण समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसलिए देश के विकास और अर्थव्यवस्था में किसानों के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 23 दिसंबर को देश के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किसान परिवार से आने वाले चौधरी चरण सिंह देश के ऐसे किसान नेता थे जिन्होंने देश की संसद में किसानों के लिए आवाज बुलंद की थी। उनका कहना था कि सच्चा भारत अपने गांव में बसता है और जब किसान की दशा सुधरेगी तो देश सुधरेगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 23 दिसंबर 1902 को जन्मे चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1989 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक ही प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन इतने कम कार्यकाल में ही उन्होंने किसानों के उत्थान के लिए काफी प्रयास किए। उनके कार्यकाल में 1989 का बजट किसानों की मांगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। इस बजट में किसानों के लिए कई नीतियां पेश की गई थीं। साहूकारों से किसानों को राहत दिलाने के लिए उन्होंने ऋण मोचक विधेयक 1939 को अंतिम रूप देने में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने भूमि जोत अधिनियम 1960 को लाने में अहम किरदार अदा किया। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू किया। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की सामूहिक भूमि उपयोग नीतियों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व भी किया। पूरे देश में किसानों के उत्थान और कृषि के विकास की दिशा में उनके काम के लिए उन्हें चैंपियन ऑफ इंडियाज पीजेंट्स का उपनाम दिया गया था। एक किसान होते हुए और प्रधानमंत्री के पद पर जाना वो सबसे बड़ा उनका कार्य था और किसानों के जुड़े होने के कारण ही वो इस पद पे गए हैं। उनका कृषि क्षेत्र में बहुत ही योगदान रहा। उन्होंने किसानों को सारे फैसिलिटीज़ दी और वो ये प्रेरक थे, हमारे मार्गदर्शक थे। टिकाऊ कृषि के लिए किसानों को सशक्त बनाने की थीम के साथ इस साल का किसान दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार भी किसानों के उत्थान और कृषि के विकास के लिए प्रयासरत है। इसके लिए सरकार पीएम किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। अब जरूरत किसानों को नई और आधुनिक तकनीकों की जानकारी देने की है ताकि अन्नदाताओं को बेहतर पैदावार मिल सके। शमीम अख्तर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। किसान दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली स्थित चौधरी चरण सिंह की समाधि किसान घाट पर श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे। गौरतलब है कि इस साल चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में एक मध्य वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने कल चौधरी चरण सिंह पुरस्कार विजेताओं से भी मुलाकात की। नीरजा चौधरी को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कलम रत्न पुरस्कार, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को सेवा रत्न पुरस्कार, प्रीतम सिंह को किसान पुरस्कार और डॉक्टर फिरोज हुसैन को कृषक उत्थान पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
और अब खबर महाकुंभ की तैयारियों से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां इस समय जारी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तैयारियों की समीक्षा करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री आज सबसे पहले टेंट सिटी के साथ ही मेला सर्किट हाउस का निरीक्षण करेंगे। फिर वह दशाश्वमेध घाट प्रयागराज पर पूजा अर्चना और स्वच्छता आरती का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री मेला प्राधिकरण सभागार में कार्यों की समीक्षा करेंगे और इसके बाद वे स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। साथ ही प्रयागराज रेलवे जंक्शन का भी निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में होना है और इसके लिए जोर शोर से तैयारियां इस समय जारी हैं। महाकुंभ मेले के लिए साधु संतों का प्रयागराज पहुंचना शुरू हो चुका है। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े ने शाही अंदाज में महाकुंभ क्षेत्र में अपनी छावनी में प्रवेश कर लिया है। घोड़े, रथ और बग्गियों पर सवार होकर ढोल, नगाड़े और शंख की विजय ध्वनि के साथ संत छावनी तक पहुंचे। जगह जगह श्रद्धालुओं और महाकुंभ प्रशासन ने पुष्प वर्षा कर अखाड़ों के संतों का स्वागत किया। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े ने अपने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरी जी की अगुवाई में अपनी छावनी में प्रवेश किया। छावनी प्रवेश यात्रा की शुरुआत अखाड़े के मड़ौका स्थित आवाहन अखाड़े के स्थानीय आश्रम से हुई। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की इस भव्य छावनी प्रवेश यात्रा में रथों में सवार महामंडलेश्वर के अलावा घोड़ों और ऊंटों में सवार नागा सन्यासी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने। प्रवेश यात्रा में सबसे आगे अखाड़े के देवता भगवान गजानन का रथ था और इसी के साथ अखाड़े के पंच परमेश्वर रमता पंच के बाद अखाड़े के आचार्य मंडलेश्वर का रथ चल रहा था। प्रवेश यात्रा में संतों की तरफ से वृक्ष लगाओ, सृष्टि बचाओ के उद्घोष भी किए जा रहे थे। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा ने 11 किलोमीटर का सफर तय कर सेक्टर 20 में स्थित अपनी छावनी में प्रवेश किया। अब बात अयोध्या की। अयोध्या में अगले साल 11 जनवरी को श्री राम मंदिर में 3 दिवसीय वार्षिक पाटोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पौष शुक्ल द्वादशी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव काल में भगवान श्री राम लला का अभिषेक और आरती होगी, जिसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जल्द ही श्री राम मंदिर के पूरी तरह बनकर तैयार होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया भर से लोग श्री राम लला के दर्शन करने आ रहे हैं। अब तक लगभग 3 करोड़ राम भक्त श्री राम लला के दर्शन कर चुके हैं। मैं कहूँगा सारे मंदिर 60 से 70% तक बनकर तैयार हो चुके हैं। सभी कार्य एक साथ चल रहे हैं। प्रगति बहुत अच्छी है। 2025 के अंत तक मंदिर में 18 मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। 3 करोड़ के आसपास लोगों ने दर्शन अवश्य किए हैं। हिंदुस्तान का प्रत्येक राज्य यहाँ आ रहा है। अमेरिका के प्रमुख मीडिया समूह द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए अनिवार्य वैश्विक गंतव्यों की सूची जारी की है और इस सूची में मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है, जिसमें बांधवगढ़, खजुराहो और पन्ना जैसे पर्यटन स्थलों को सूची में विशेष स्थान दिया गया है। सूची में मध्य प्रदेश की टूरिस्ट स्पॉट का शामिल होना वैश्विक पर्यटन परिदृश्य में मध्य प्रदेश की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है। खजुराहो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो बांधवगढ़ और पन्ना अपने समृद्ध वन्य जीवन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इन स्थलों को विशेष रूप से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उल्लेखित किया गया है। खजुराहो के भव्य मंदिर, सांची स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इतिहास प्रेमियों के लिए प्रमुख आकर्षण है। राष्ट्रीय उद्यानों जैसे कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और सतपुड़ा के बाघों और अन्य दुर्लभ वन्यजीवों का दीदार पर्यावरण प्रेमियों को लुभाता है। नर्मदा और चंबल नदियों पर बोटिंग, जलप्रपातों की यात्रा और साहसिक गतिविधियां रोमांच प्रदान करती हैं।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि साल 2026 तक राज्य से बाल विवाह की कुप्रथा को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 21 और 22 दिसंबर की रात से शुरू किए गए तीसरे चरण के अभियान में 416 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 335 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले वर्ष से अब तक 3 विशेष अभियानों के तहत कुल 5,348 मामले दर्ज किए गए हैं और 5,842 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा है कि निजुत मोइना योजना बालिकाओं के बेहतर भविष्य का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाएगी। इस योजना के तहत स्नातक स्तर पर पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1,000 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाले छात्राओं को 2,500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। राज्य सरकार की निजुत मोइना पहल का लक्ष्य 1,500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 10 लाख छात्राओं को कवर करना है और पहले वर्ष में 1,60,000 से अधिक लड़कियों को 240 करोड़ रुपए मिलेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में सुशासन के क्रियाकलापों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यशाला में सभी मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। डॉक्टर सिंह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान 4.2 की मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करने के साथ साथ सर्वोत्तम क्रियाकलाप पर भी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। अब बात एक देश एक चुनाव संबंधी विधेयक की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को समय की मांग बताते हुए कहा कि जनता भी चाहती है कि एक साथ चुनाव हो। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए। ये चीज जनता भी चाहते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, असेंबली के इलेक्शन हो, सभी इलेक्शन सब एक साथ हो तो जनता भी इलेक्शन के लिए जाए तो एक ही बार अपना मतदान वहाँ देंगे। तो ये तो पूरा 5 साल के लिए हो, सब माने काम के लिए सब माने चलता रहेगा। ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं समझता हूँ ये जनता का इच्छा है और जनता का इच्छा माननीय प्रधानमंत्री ये स्वीकृति दिए हैं और ये होने वाला है। और अब बात मौसम की। देश के उत्तरी हिस्से में शीतलहर और ठंड का प्रकोप बना हुआ है। आज सुबह राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भीषण शीतलहर की आशंका जताई है। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में बर्फबारी तो पश्चिम विक्षोभ के चलते दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान में कुछ एक जगहों पर आज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही हरियाणा, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान और मणिपुर में भी सुबह और शाम में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। और अब खबर राजधानी दिल्ली की आबोहवा से जुड़ी हुई, जो पिछले कुछ दिनों से फिर से खराब बनी हुई है। ग्रैप 4 के तहत जारी प्रतिबंधों के बावजूद वायु प्रदूषण पर लगाम नहीं लग पा रहा है। कई इलाकों का EQI 400 के पार दर्ज किया गया है, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक की गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में आज सबसे अधिक EQI 475 बवाना में दर्ज किया गया। इसके अलावा अलीपुर में 437, आनंद विहार में 443, अशोक विहार में 460, बुराड़ी क्रॉसिंग में 445, ITO में 414, जहांगीरपुरी में 453, मुंडका में 446, नरेला में 428, नेहरू नगर में 446 और आनंद विहार में 443 EQI दर्ज किया गया है, जो बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। इसके अलावा अशोक विहार में 460 EQI सुबह 6 बजे के CPCB द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं, जो EQI का गंभीर श्रेणी का स्तर दिखा रहे हैं। बुराड़ी क्रॉसिंग 445, ITO 414, तो सभी इलाकों में इस समय 400 से पार दर्ज किया जा रहा है EQI। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सीमा सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा बल ने अगरतला रेलवे स्टेशन से 3 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। तीनों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो कोलकाता जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए थे। उनकी पहचान नोआखली जिले के चुट्टन दास, विष्णु चंद्र दास और हबीगंज बांग्लादेश के मोहम्मद मालिक के तौर पर हुई है। शुरुआती पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया है कि बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में उन्होंने प्रवेश किया था और फिर ट्रेन से सीमा पार करने के इरादे से अगरतला रेलवे स्टेशन आए थे। इस ऑपरेशन को अगरतला GRPS, अगरतला RPF, BSF और खुफिया विभाग ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया।
अगरतला जीआरपी पुलिस स्टेशन में तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। पूछताछ पूरी होने के बाद उनसे और उनके और साथियों से भी पूछताछ होगी और गिरफ्तारी हो सकती है। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। दक्षिणी ब्राजील के पर्यटक शहर ग्रेमाडो में 10 लोगों को ले जा रहा एक छोटा विमान चिमनी से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें पायलट समेत सभी 9 यात्री मारे गए हैं। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। विमान कथित तौर पर पहले एक इमारत की चिमनी से टकराया, फिर एक घर की दूसरी मंजिल को तोड़ते हुए एक फर्नीचर के एक दुकान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद विमान का मलबा पास ही के सराय तक भी पहुंचा। विमान के दुकान पर गिरने के बाद 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। इसमें ज्यादातर लोग दुर्घटना के बाद लगी आग और उसके धुएं में दम घुटने से पीड़ित थे। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कई अन्य खाड़ी देशों ने पाकिस्तान के करीब 30 अलग-अलग शहरों के लोगों को वीजा देने पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तानी नागरिकों की विदेशों में भीख मांगने या मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के कारण ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। खाड़ी देश और शहर, खासकर दुबई और अबू धाबी, लाखों पाकिस्तानी यात्रियों और नौकरी चाहने वालों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बना हुआ है। हालांकि प्रतिबंध और वीजा आवेदन खारिज होने की बढ़ती घटनाओं के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट की पहले से ही खराब छवि के लिए और भी नुकसान होगा। पाकिस्तानी पासपोर्ट की लगातार तीसरे साल दुनिया में चौथी सबसे खराब रैंकिंग रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेंटानिल जैसी दवाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फेंटानिल जैसी दवाओं के रोकथाम के लिए अभियान शुरू करेंगे। ट्रंप ने फेंटानिल जैसी दवाओं को नशीला पदार्थ बताया और इसके सेवन को शरीर के लिए घातक बताया। इसी के साथ ही उन्होंने मैक्सिकन ड्रग कंट्रोल की आतंकवादी संगठनों से तुलना की। ट्रंप ने फीनिक्स, एरिजोना में एक सम्मेलन में कहा कि हम इस तरह की दवाओं के खिलाफ अभियान छेड़ने जा रहे हैं। ये दवाएं चेहरे, त्वचा और शरीर के अन्य अंगों के लिए हानिकारक है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में लगभग 29,000 लोगों ने रविवार को सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित भीड़ 15 लोगों की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। करीब 1 महीने पहले नोवी साड रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर पिछले कई हफ्तों से छिटपुट प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना के लिए भ्रष्टाचार और खराब निर्माण को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण में लापरवाही का आरोप लगाया। चीनी कंपनियों ने हाल ही में 2 बार इसका नवीनीकरण किया है। इस विरोध प्रदर्शन को सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के नेतृत्व के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। और अब अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में शानदार वापसी की है। विदेशी निवेशकों ने दिसंबर में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों में 21,789 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 4,646 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसमें भारतीय पूंजी बाजार में कुल शुद्ध निवेश 26,435 करोड़ रुपए हो गया। इसे भारतीय बाजारों के लिए सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दिसंबर में एफपीआई का अधिकांश निवेश 3 प्रमुख क्षेत्रों में हुआ: वित्तीय सेवाएं, आईटी और रियल एस्टेट। इन क्षेत्रों में कुल निवेश का 83% हिस्सा रहा। इसमें वित्तीय सेवाओं में 7,424 करोड़ रुपए, आईटी में 6,754 करोड़ रुपए और रियल एस्टेट में 4,689 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। इस साल अब तक एफपीआई के इक्विटी ने 6,770 करोड़ रुपए और डेट मार्केट में 1,11,704 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन को एक भावनात्मक खुला पत्र लिखकर क्रिकेट और देश के प्रति उनके अनुकरणीय योगदान के लिए उनको धन्यवाद दिया है। अश्विन ने 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में अश्विन की संन्यास लेने की घोषणा को
बताया है और साथ ही प्रधानमंत्री ने बेजोड़ समर्पण और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शनों के लिए तमिलनाडु के स्पिनर की सराहना भी की है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अश्विन के 765 विकेटों और टेस्ट मैचों में सबसे अधिक प्लेयर ऑफ द सीरीज के संयुक्त रिकॉर्ड सहित उनके 14 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय करियर का स्मरण किया। इसमें उनके कई मैच जिताए हुए योगदान है जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने महत्वपूर्ण क्षणों में सूझबूझ से काम लेने की अश्विन की क्षमता की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की है कि अश्विन की क्रिकेट के प्रति समझदारी भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले को 211 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। वडोदरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 314 रन बनाए। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने 91 रन की पारी खेली। उनके अलावा हरलीन देओल ने 44, प्रतिका रावल ने 40, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 34 और जेमिमा रॉड्रिग्स ने 31 रन की पारी खेली। वहीं भारत की ओर से मिले 315 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 26 ओवर और 2 गेंद में 103 रन पर ढेर हो गई। भारत के लिए रेणुका ठाकुर ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में भारत की यह जीत रनों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी जीत रही। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा मेरी सहयोगी संध्या शर्मा के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।